नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 5 यात्रियों के नजरिए इसके चौथे भाग को पढ़ रहे हैं। इब्न बतूता के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज हम इब्न बतूता द्वारा बताई गई बातों के कुछ भाग हम पढ़ेंगे। इब्न बतूता ने जो भारतीय शहरों के बारे में बताया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसने जो बाजार और बाजारों में जो संगीत का आयोजन किया जाता था उसके बारे में, संचार की जो अनूठी प्रणाली थी उसका उसने विस्तार से वर्णन किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और महिलाएं और दासियों के बारे में पढ़ेंगे। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने बहुत सुंदर ढंग से भारतीय शहरों का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत में रहने वाले जो लोग थे तो उनके पास व्यापक अवसर थे जो कि शहरों में रहते थे। शहरी लोगों के पास जीवन जीने के व्यापक अवसर थे। उनके पास इच्छा, साधन, कौशल थे। और ये लोग, यहाँ जो लोग थे वो घनी आबादी मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले नगर थे और समृद्ध नगर थे ये। और कभी कभी युद्ध विध्वंसक भी थे। मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि शहर बहुत विकसित थे लेकिन युद्ध में उनका विनाश हो गया। भीड़ भाड़ वाली सड़कें होती थी शहरों में, चमक दमक, रंगीन बाजार, अनेक वस्तुओं से भरे हुए नगर होते थे। दिल्ली शहर का उसने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है और दिल्ली शहर के बारे में बताया कि यह सबसे बड़ा शहर था और इसी की भांति दिल्ली के ही जैसा एक और महाराष्ट्र में है दौलताबाद, यह नगर भी बहुत बड़ा था, यह उसने कहा है। बाजार सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। बाजारों में एक मंदिर और एक मस्जिद भी थी, ऐसा उसने लिखा है। उसमें जो है नर्तक, संगीतकार, गायक के प्रदर्शन हेतु सार्वजनिक स्थान भी होता था। मतलब प्रत्येक बाजार में गायन प्रदर्शन के लिए स्थान होता था। और शहर की जो समृद्धि थी वो गांव से ही निश्चित थी। ये समृद्धि गलत लिखा है, समृद्धि लिखा है ये। शहर की समृद्धि गांव से ही निर्भर थी। जैसा कि आपको पता है आज भी कोई भी शहर या कोई भी देश गांव पर ही निर्भर रहता है, कृषि पर निर्भर रहता है, प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर रहता है। तो उस समय भी भारतीय जो शहर थे वो गांव पर ही निर्भर थे। गांव की जो उपजाऊ मिट्टी थी और वहां पर उपजाऊ मिट्टी थी, साथ ही वर्षा भी होती थी, तो उसके कारण एक साल में 2 फसलें उगती थी। इसीलिए जो शहरों में वो बिकती थी वही फसलें, तो इसीलिए शहरों का व्यापार बहुत समृद्ध था और वह बहुत विकसित शहर बन गए थे। उसने लिखा है कि भारतीय सूती, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन, इसकी पूरे विश्व में उस समय बहुत ज्यादा मांग थी। और उसने कहा है कि मलमल की तो बहुत सारी किस्में होती थी, जिसमें महीन जो मलमल थी वो इतनी महंगी थी कि कुछ धनी लोग जो बहुत ज्यादा धनी होते थे वे ही उस महीन मलमल को पहन पाते थे। आगे चलते हैं। बाजार में संगीत। उसने लिखा है कि दौलताबाद में पुरुष और स्त्री गायकों के लिए एक बाजार था और जिसे ताराबाद कहते हैं। अब जो है ये 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि दौलताबाद में जो गायन स्थल था बाजार में, उसे उस बाजार को क्या कहते थे? क्या कहते थे? ताराबाद। अब विशाल और सुंदर बाजारों में से एक था यह ताराबाद और बहुत सी दुकानें थी वहां पर। और जो दुकान में जो दरवाजा था, एक दरवाजा तो जो मेन गेट जहां पर खरीदार आते थे खरीदने के लिए, और दूसरा दरवाजा जो दुकान का मालिक होता था उसके घर पर खुलता था। प्रत्येक दुकान में कालीनें बिछी हुई थी
और झूलों में, बाजारों में जो झूलों में बैठकर गायिकाएं गीत गाती थी और उनकी जो साथी गायिकाएं थी, सहयोगी थी, वे उसे झूला झुलाती थी। उसने लिखा है कि गुरुवार के दिन इबादत के बाद संगीतकार और गायिकाएं गीत और नृत्य का प्रदर्शन करते थे और हिंदू और मुसलमान दोनों ही शासकों के समक्ष ये गीत प्रस्तुत किए जाते थे। इन गीतों का संगीत सभाओं का आयोजन किया जाता था, प्रदर्शन किया जाता था। संचार की अनूठी प्रणाली। इब्न बतूता ने कहा है कि भारत की जो संचार प्रणाली थी वह बहुत विशेष थी, अनूठी थी। इसमें जो है इसको विशेष बनाती थी वो थी व्यापारिक मार्गों पर प्रत्येक शासक ने सराय बनाई थी और विश्राम गृह बनाए थे और डाक प्रणाली को देखकर उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि लंबी दूरी तक सूचना भेजने के लिए इसका प्रयोग होता था, उधार प्रेषित करना इससे संभव हो सकता था और अल्प सूचना पर माल भेजना इससे संभव हुआ था। डाक प्रणाली के बारे में उसने कहा है कि जब दिल्ली से सिंध से दिल्ली तक जब आते थे, जैसा कि पिछले भाग में मैंने बताया था कि सिंध से दिल्ली जब आते थे तो उसको 50 दिन की यात्रा थी। लेकिन जो ये भारतीय शासकों की जो डाक व्यवस्था थी उसमें 5 दिनों में ही यह 50 दिनों की दूरी तय करके 5 दिनों में ही सूचना पहुंच जाती। मतलब यदि कोई सूचना सिंध से दिल्ली भेजी जाए और डाक प्रणाली द्वारा भेजी जाए, डाक व्यवस्था द्वारा, तो वो 5 दिनों में ही दिल्ली तक पहुंच जाती थी। लेकिन यदि कोई यात्रा के लिए सिंध से चले तो उसे दिल्ली पहुंचने में 50 दिन लगते थे। जो व्यवस्था थी, संचार व्यवस्था, वो 2 प्रकार की थी, एक तो घोड़े और एक पैदल वाली 2 व्यवस्था थी। पहली व्यवस्था को अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहते थे और प्रत्येक 4 मील के बाद इसकी व्यवस्था होती थी और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था, इसे दावा कहते थे और प्रत्येक 3 मील के बाद इसकी व्यवस्था थी। मतलब एक घोड़े में, अश्व मतलब घोड़ा, एक घोड़े में यदि कोई व्यक्ति बैठकर डाक लेकर चलता था तो 4 मील के बाद दूसरा घोड़ा वहां पर खड़ा मिलता था, वो उसे तुरंत पहुंचा दे देता था डाक और दूसरा घोड़ा चला जाता था और वो पहला वाला वहीं रुक जाता था। ऐसे ही अगले 4 मील में यह क्रम चलता था। इसी प्रकार पैदल में जो थी उसमें क्या होता था, प्रत्येक 3 मील के बाद वो व्यक्ति खड़ा होता था और उसके बाद में अगले 3 मील पर, और इस प्रकार वो अगले धावक को दे देता था। आगे चलते हैं कि प्रत्येक के पास 2 हाथ, जो लंबी, जो ये पैदल डाक व्यवस्था है उसके बारे में बता रही हूँ कि इसमें क्या होता था, प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी छड़ होती थी और उसमें तांबे की घंटी लगी होती थी और जब वो यात्रा करता था, मतलब दौड़ता था, तो उसके हाथ में, एक हाथ में तो पत्र होता था और दूसरे हाथ में घंटियों वाली छड़ होती थी और वह अपनी पूरी ताकत के साथ भागता था। जितनी उसमें क्षमता होती थी उतना वो भागता था। अब जो है 3 मील के बाद मंडप पर दूसरा व्यक्ति बैठा होता था और वो जब घंटी की आवाज सुनता था तो वो सतर्क हो जाता था और वह आवाज सुनते ही बिल्कुल सतर्क होके खड़ा हो जाता था और पहला जो संदेशवाहक था उससे पत्र लेता था और वापस पूरी ताकत के साथ वह भी दौड़ने लगता था और अगले दावा तक, अगले जो 3 मील के बाद में अगले व्यक्ति को वह दे देता था, फिर वो अगला। इसी प्रकार यह क्रम तब तक चलता था जब तक कि गंतव्य तक वह सूचना नहीं पहुंच जाती। तो जो पैदल डाक व्यवस्था थी वह अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी। तो यह बात बहुत अनूठी है और इब्न बतूता को भी लगी
कि पैदल चलने वाला व्यक्ति जल्दी पहुंच जाता है और घोड़े पर चलने वाला व्यक्ति धीरे। तो इसका प्रयोग अधिकतर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता था, जिन्हें उस समय बहुत पसंद किया जाता था। तो खुरासान के फल जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते थे, उस समय फ्रिज नहीं होता था, तो वो जल्दी खराब हो जाते थे, इसीलिए तुरंत अमीर लोगों के का पसंदीदा फल था ये, उसको पहुंचाया जाता था अधिकतर। और वैसे जो डाक थी, जो चिट्ठियां थी, वह भी पहुंचाई जाती थी। महिलाएं और दासियां, तो इसमें है कि जो अन्य वस्तुएं हैं, जैसे हम अन्य वस्तुएं खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, आटा दाल चावल ये खरीदते हैं, उसी तरह दास भी खुले आम बिकते थे, ऐसे खड़े रहते थे और जिसको खरीदना हो वो खरीद के ले जाता था। इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे, ऐसा उसने कहा है। उसने बताया कि एक धर्मोपदेशक थे जिनका नाम था नसीरुद्दीन, और उन्होंने प्रवचन दिए थे। तो उनके प्रवचन से शासक बहुत प्रसन्न हुए थे, तो उन्हें 1,00,000 टके और 200 दास उन्हें उपहार स्वरूप दिए। इसी प्रकार सुल्तान की सेवा में कुछ दासियां थीं जो कि गायन और संगीत में निपुण होती थी। उसने बताया कि जब सुल्तान की बहन की शादी हुई तो इब्न बतूता भी गया था और उसमें गायन का प्रदर्शन हुआ था और उसे देखकर वह बहुत आनंदित हुआ था। उसे प्रसन्नता मिली थी उस गायन को देखकर। सुल्तान अमीरों पर नजर रखने के लिए दास नियुक्त करता था और सामान्य जो घरेलू कार्य थे उनको करने के लिए जो दास दासियां होती थी, उनकी जो कीमत होती थी वो बहुत कम होती थी। सामान्यतः प्रत्येक घराने में, इब्न बतूता ने लिखा है कि सामान्यतः प्रत्येक घर में घरेलू कार्य करने के लिए दास होते थे और जिनकी कीमत बहुत कम होती थी। और जो इब्न बतूता कहते हैं कि सम्राट प्रत्येक अमीर के पास अपने दास रखता था, प्रत्येक अमीर के घर पर अपने अपने दास भेजता था, और जो अमीर की जासूसी मतलब मुखबिरी करते थे, और जो है महिला सफाई जो कर्मचारी थी उनकी भी नियुक्ति करता था, जो कि बिना बताए घर में आ जाती थी। दरवाजा खुला है और वो बिना बताए न तो नॉक करती थी, न ही कुछ बोलती थी, सीधे घर के अंदर प्रवेश करती थी। और जो ये दासियां होती थी, उनके पास जो अमीर व्यक्तियों की जानकारी होती थी, वह समय समय पर सुल्तान को जाकर बताती थी, क्योंकि बताया ना जासूसी करती थी, तो उसको बताती थी कि वो ऐसी बात कर रहे थे आपके बारे में, वो ऐसा कर रहे थे ऐसे। अधिकांश जो दासियां थी वो जो है हमलों में और अभियानों में जो है बलपूर्वक प्राप्त की जाती थी। ये प्राप्त लिखा है यहाँ, आ की मात्रा, प्राप्त की जाती थी। मतलब जब भी हमले होते थे, युद्ध होता था, अभियान होते थे, तो उसमें ये प्राप्त की जाती थी बलपूर्वक, ये जो दास दासी है। इसीलिए दासों की और महिलाओं दासियों की संख्या यहाँ ज्यादा थी। गृह कार्य में महिलाओं और दासों के विषय में इब्न बतूता का विवरण लिखिए। तो दिया गया जो विवरण है उसे आप विस्तार से लिखेंगे। और आज पढ़ाए गए पाठ में से 7 अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर भी लिखने हैं। चॉइस आपकी है, रिक्त स्थान, सही गलत मिलान, या फिर एक उत्तरीय प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।